हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो ये वीडियो है, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसका 9th पार्ट है। तो बेसिकली इस पार्ट में आज हम जानेंगे दो टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट जो है हमारे जॉइंट सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कौन से केसेस में होता है, उससे जुड़ी क्या क्या प्रोविजंस हैं। ओके, तो वो सारी बातें आज हम जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है बजट इन पार्लियामेंट। ओके, हमारे जो पार्लियामेंट में बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है हर साल, उससे जुड़ी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो पहले देखते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। ओके, जॉइंट सिटिंग के बारे में। तो जॉइंट सिटिंग होता क्या है? सो बेसिकली जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक, दोनों हाउस मिलके सिटिंग करेंगे। ओके, जो मीटिंग होगा वो दोनों हाउसेस के मेंबर मिलकर करेंगे। ओके, सो बेसिकली जॉइंट सिटिंग इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ओवर द पैसेज ऑफ बिल। यानी कि अगर कोई डेडलॉक सिचुएशन आ जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट वाला सिचुएशन आ जाता है हाउसेस में रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ बिल, ओके, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कौन से बिल में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, वो आगे देखेंगे। बट एक बिल के पैसेज के ऊपर अगर कोई डेडलॉक सिचुएशन आ जाता है, देन इन दैट केस ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि दोनों हाउसेस का एक संयुक्त बैठक हो सकता है, यानी कि जॉइंट सिटिंग हो सकता है। ओके, मिलके उसके ऊपर डिसीजन लेंगे और वोटिंग करेंगे, एंड दैट द बिल विल बी पास्ड। ओके, आगे देखते हैं। A deadlock is deemed to have place under any of the following conditions after a bill that has been passed by one house and transmitted to the other। तो डेडलॉक सिचुएशन कब अराइज होता है? देखिए, तो जब भी कोई हाउस एक बिल इंट्रोड्यूस करके पास ऑलरेडी कर चुका है, यानी कि एक हाउस में वो पास होकर दूसरे हाउस में जब जाता है, ओके, तो उस केस में कौन कौन से केसेस हैं जहां की ये डेडलॉक सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। देखते हैं, 3 सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं। पहला जो है, इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, अगर एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में ट्रांसमिट हो चुका है और उसी हाउस से दूसरे हाउस से वो रिजेक्ट हो जाता है, तो इन दैट केस आल्सो इट इज क्रिएट्स अ डेडलॉक सिचुएशन। सिमिलरली, इफ द हाउस इज फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, यानी कि देखिए, अगर एक ऑर्डिनरी बिल हो और एक हाउस से दूसरे हाउस में गया हो वो बिल, और वो दूसरा हाउस जो है कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किया होगा, ओके, कोई अमेंडमेंट्स, कोई चेंजेस प्रपोज किए हों, और वो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस, यानी कि उस अमेंडमेंट्स के ऊपर फाइनली जो पहला हाउस होगा वो डिसएग्री करेंगे। ओके, तो इन दिस केस ऑल्सो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। तो जिस केस में भी डेडलॉक हो जाएगा, यानी कि दोनों हाउस से पास नहीं हो पाएगा बिल, और एक डेडलॉक सिचुएशन होगा जिसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी। सो इफ मोर देन, थर्ड जो केस है, इफ मोर देन 6 months हैव elapsed, यानी कि 6 महीने से ज्यादा टाइम तक, अगर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट बिल बीइंग पास्ड बाय इट, यानी कि 6 महीने से ज्यादा टाइम तक किसी भी हाउस कोई बिल को पेंडिंग रखता है विदाउट टेकिंग एनी एक्शंस ऑन इट, ओके, देन इन दैट केस आल्सो इट विल लीड टू ए डेडलॉक सिचुएशन एंड फाइनली joint sitting will be conducted. Next, in the above 3 situations the president can summon both the house to meet in a joint sitting, यानी कि ये जो 3 कंडीशंस हैं, इनमें से किसी भी कंडीशन का अगर होता है, अगर किसी भी कंडीशन अराइज होता है, देन इन दैट केस जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो एक जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे, ओके, एक संयुक्त सेशन बुलाएंगे इन फॉर बोथ द हाउसेस, ओके, ही कैन समन। Next, the provision of joint sitting is applicable to ordinary bills or financial bills only and not to money bills or constitutional amendment bills। ये जो 4th पॉइंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिए। जो हमारे जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है, यानी कि जॉइंट सिटिंग जो एप्लीकेबल होगा, इट्स ओनली फॉर द ऑर्डिनरी बिल्स और इवन फाइनेंशियल बिल्स, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिएगा, जिससे कि आप ये सारे बिल्स से रिलेटेड सारी प्रोविजंस में क्लैरिटी आ जाए आपके। ओके, तो ऑर्डिनरी बिल्स इन केस ऑफ, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स, बट नॉट इन केस ऑफ मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स और मनी बिल्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन, बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स ये हो सकता है। ओके, मूविंग अहेड, in reckoning the period of 6 months, no account can be taken of any period during which the other house is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days। यानी कि जब भी हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी कहा, एक केस बनता है जब भी 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई बिल पेंडिंग रहता है विदाउट टेकिंग एनी एक्शंस, कोई हाउस इस बिल को पेंडिंग रखते हैं, तो वो जो 6 months काउंट किए जाएंगे, वो कौन से डेज को काउंट करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट मैटर होता है। बिकॉज अगर हाउस का, किसी भी हाउस को अगर प्रोरॉग किया गया हो या फिर एडजर्न किया गया हो फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज, यानी कि 4 दिन से लगातार 4 दिन से ज्यादा अगर उसे एडजर्न या फिर प्रोड्यूट किया गया हो, देन इन दैट केसेस दोज डेज विल नॉट बी कंसिडर्ड, वो सारे दिन को काउंट नहीं किया जाएगा विद इन दैट 6 months पीरियड। ओके, अगर किसी भी हाउस को मोर देन 4 days, 4 कंटिन्यूस डेज
प्रोरोग या फिर अर्जेंट किया गया हो। ओके, आगे देखते हैं। इफ द बिल हैज ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, नो सिटिंग कैन बी समन्ड। यानी कि देखिए, अगर राज्यसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ हो, ओके, और वो लोकसभा में आया हो, देन इन दैट केस, और सोचिए कि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, इन दैट केस लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, देन इन दैट केस नो सिटिंग कैन बी समन्ड। अगर लोकसभा का डिसॉल्व हो जाता है या फिर कोई भी बिल लैप्स कर जाता है बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, देन इन दैट केस जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोविजंस नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट। बट द जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन सच ए सिटिंग। यानी कि देखिए, तो जब भी हमने जैसे कि डिस्कशन किया कि लोकसभा के डिसॉल्व होने की वजह से हमारा जो जॉइंट सिटिंग होता है वो नहीं हो पाता, बट एक कंडीशन में हो सकता है। कौन से केस में? इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व आफ्टर द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड हिज इंटेंशन टू समन सच ए सिटिंग। यानी कि पहले अगर राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग का एक नोटिफिकेशन इशू कर चुके हैं, नोटिफाई कर चुके हैं कि एक जॉइंट सिटिंग होगा, और उसके बाद अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, देन इन दैट केस जॉइंट सिटिंग इज पॉसिबल। ओके, याद रखिए डिफरेंस। After the President notifies his intentions to summon a joint sitting of the two houses, none of the houses can proceed further with the bill। यानी कि अगर जब भी प्रेसिडेंट इशू करते हैं, यानी कि नोटिफाई करते हैं कि एक जॉइंट सिटिंग होने वाला है, उसके बाद कोई भी हाउस हो वो बिल के साथ आगे कोई फर्दर स्टेप्स आगे नहीं बढ़ा सकते। ओके, जैसे कि हमने देखा द पैसेज ऑफ द बिल के बारे में जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि एक जॉइंट सिटिंग होने वाला है और वो नोटिफाई करते हैं दोनों हाउस, फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ द बिल कैन नॉट बी प्रोसीडेड फर्दर, उससे आगे प्रोसेसिंग किया नहीं जा सकता इन एनी ऑफ द टू हाउसेस। ओके, नेक्स्ट। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस एंड डेप्यूटी स्पीकर इन हिज एब्सेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे स्पीकर होते हैं लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वही प्रिसाइड करेंगे जॉइंट सिटिंग में भी। अगर हमारे स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो उनके एब्सेंस में हमारे जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो प्रिसाइड करेंगे ओवर द जॉइंट सिटिंग। ओके, नेक्स्ट। इफ द डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एब्सेंट, अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो, यानी कि आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो, देन इन दैट केस द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिसाइड। जो हमारे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, चेयरमैन नहीं। ओके, चेयरमैन नहीं है। अगर आप चेयरमैन करते हैं तो ये गलत है, बिकॉज इन दैट केस अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हो, देन इन दैट केस द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड्स। इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, अगर हमारे डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है, वो अवेलेबल नहीं है, देन इन दैट केस सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एट द जॉइंट सिटिंग प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। देन इन दैट केस क्या होता है कि जो हमारे मेंबर्स होंगे, वो जॉइंट सिटिंग के दोनों हाउसेस के मेंबर होंगे, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मेंबर को चूज करेंगे जो कि प्रिसाइड करेंगे वो ओवर द जॉइंट सिटिंग। ओके, इन दैट केस सच प्रोविजंस आर अलाउड। ओके, बट एक पॉइंट याद रखिए कि हमारे जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के या फिर प्रेसिडेंट, वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ये याद रखिए। देखिए, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग एज इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। जैसे कि हमें पता है, जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एंड ही डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द टू हाउसेस, सो ही कैन नेवर प्रिसाइड ओवर ए जॉइंट सिटिंग, ये याद रखिए। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो एक दूसरे मेंबर्स को चूज किया जाएगा, बट नॉट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट। The quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total member of the two houses। यानी कि देखिए, जो दोनों हाउसेस को मिला के जो भी टोटल बनेगा, यानी कि जितना भी प्रेजेंट रहेंगे टोटल मेंबर्स, यानी कि जो quorum जो कि जॉइंट सिटिंग करने के लिए जितने जरूरी मेंबर्स होते हैं वो कितना होता है कि 1/10, यानी कि हमारे लोकसभा का जो टोटल मेंबर्स अवेलेबल होंगे प्लस राज्यसभा के जो अवेलेबल होंगे उसका 1/10 स्ट्रेंथ होना चाहिए। ओके, ये याद रखिए, ये होता है quorum ऑफ जॉइंट सिटिंग। द जॉइंट सिटिंग इज गवर्न बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड नॉट ऑफ द राज्यसभा। यानी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो हमारे जॉइंट सिटिंग के रूल्स होंगे, कौन से प्रोसेस में होंगे, कैसे उससे रिलेटेड कौन कौन सारे प्रोसीजर्स होंगे, कैसे वो प्रोसीड किया जाएगा, तो उससे जुड़ी जो भी प्रोविजंस हैं वो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से होगा, ना कि राज्यसभा के। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ द बिल इन डिस्प्यूट इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोथ द हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग, द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस। यानी कि देखिए, जो बिल डिस्प्यूट में है, ओके, जिसके ऊपर जॉइंट सिटिंग अभी बैठा है उसके पैसेज के लिए, अगर वो पास हो जाता है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर, दोनों हाउसेस के मेंबर होंगे, ओके, तो वो लोग वोट करेंगे। अगर उस वोटिंग में भी जो टोटल स्ट्रेंथ अवेलेबल मेंबर्स होंगे, उस वोटिंग में भी अगर मेजोरिटी आ जाता है, बिल को मेजोरिटी मिल जाता है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस। तो उस केस में क्या होता है कि वो दोनों हाउसेस से पास बोल के कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट। नॉर्मली द लोकसभा विद ग्रेटर नंबर्स विंस द बैटल इन द जॉइंट सिटिंग।
जैसे कि हम पता है लोकसभा का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस अगर हम देखें कि मेजोरिटी अगर मिल जाए तो वो पास हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली लोकसभा का जो मेंबरशिप है, लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा और इन कंपैरिजन टू द लोकसभा। सो ऑलवेज द लोकसभा हैज़ ए greater aspect, okay, greater chances of winning the battle in the joint sitting, okay, ये याद रखिए। The Constitution has specified that at a joint sitting new amendments can be proposed except in 2 cases। एक joint sitting में भी नए जो amendments propose किए जा सकते हैं, changes bills में propose किए जा सकते हैं, but only in the 2 cases। वो 2 cases क्या होते हैं, ये important याद रखिए। पहला जो है those amendments that have caused final disagreement between the house, यानी कि जिस amendment की वजह से जो फाइनली ये जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है वो प्रपोज नहीं किया जा सकता, ओके, उस बिल से रिलेटेड। और दूसरा जो है दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल, यानी कि जो इतने टाइम ड्यूरेशन तक ये बिल पेंडिंग रहा है, बिना पास होकर जो पेंडिंग रहा है जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, अगर उसकी वजह से कोई अगर नेसेसरी अमेंडमेंट्स करना पड़ रहा है, कोई नेसेसरी चेंजेस करना पड़ रहा है, देन इन दैट केस ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इन द बिल, ओके, इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग। अगर बिल के जो पैसेज के जो डिले हो रहा है, पैसेज का जो डिले होता है, ओके, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू द डेडलॉक सिचुएशन, तो उस डिले की वजह से अगर कोई प्रोविजंस चेंज करना पड़े देन इट कैन नॉट बी प्रोपोज्ड इन द न्यू अमेंडमेंट्स, ओके। उसके अलावा जो भी सारे दूसरे अमेंडमेंट्स होते हैं वो चेंजेस किए जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, बिल्स पास्ड इन जॉइंट सेशन। आज तक अगर हम कंसिडर करें, ओके, फ्रॉम 1950 इटसेल्फ, कि जब से हमारी ये सब शुरू हुआ है जॉइंट सिटिंग, तो उस टाइम से लेके अभी तक ये 4 जो बिल हैं ये अभी तक पास हुए हैं इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग। याद रखिए, डाउरी प्रोविजन बिल 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 और एक है बिल फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन 2008, जो कि अभी फिलहाल यूज नहीं होता, इट हैज बीन डिफंक्ट, ओके। सो द लास्ट बिल फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेशन, इट हैज बीन डिफंक्ट, इट हैज बीन रिपील्ड, ओके, इट इज नॉट इन यूज नाउ। तो बाकी सारे 3 जो हैं वो याद रखिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, बजट, ओके, बजट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैसे बजट इंट्रोड्यूस होते हैं, उससे जुड़ी क्या क्या सारी प्रावधान है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे, ओके। तो हमारे बजट जो है वो आर्टिकल नंबर 112 में मेंशन है, उससे जुड़ी सारी प्रोविजंस, ओके। तो देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इससे जानने जरूरी हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, हमारा जो संविधान है इसमें जो बजट को बजट नहीं कहा गया है, बल्कि इट इज कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये याद रखिए, ओके। द वर्ड बजट इज नोवेयर मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट, ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स द टर्म बजट हैज नोवेयर बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान, इसमें ये जो बजट वर्ड है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, उसे एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ओके। चलिए, द बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए फाइनेंशियल ईयर व्हिच बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मई ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो बजट होता है उसमें क्या रहता है, बेसिकली इट इज द स्टेटमेंट, जैसे पता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ईयरली बेसिस में आएगा और फाइनेंस से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होगा, ओके। तो फाइनेंस से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट, जो कि एस्टिमेशन एक लगाया जाएगा कितना रिसीव्ड होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, किसके, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ओके, कितने टाइम ड्यूरेशन में, इन ए फाइनेंशियल ईयर, ओके। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है विच बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इस ईयर का अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक वो फाइनेंशियल ईयर चलेगा, ओके। तो उसके ऊपर अभी फिलहाल उसको चेंज करने के लिए बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर को हम 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने के लिए, बट अभी तक हुआ नहीं है, ओके। मे बी इन लेटर ईयर्स हो सकता है, बट अभी हाल फिलहाल के लिए द फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ओके। और इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स होंगे जो कि एस्टिमेट किए जाएंगे, उसका स्टेटमेंट होता है हमारा बजट, ओके, जो भी होने वाला है। नेक्स्ट, इन एडिशन टू द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इट कंटेन्स सर्टेन अदर एलिमेंट्स, ओवरऑल इट कंटेन्स द फॉलोइंग, यानी कि देखिए जो हमारे रिसिप्ट यानी कि बजट होगा उसमें अब इन एडिशन टू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें जैसे पता है ये एक एस्टिमेशन होता है, एक एस्टिमेशन स्टेटमेंट होता है रिगार्डिंग डिफरेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो कि आएगा पैसा, इनकम और डिफरेंट खर्चों के बारे में होता है। बट उसके अलावा भी कुछ ओवरऑल कुछ और भी होते हैं, कुछ अदर एलिमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि हमने अगर हम बजट की बात कंसिडर करें तो वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं देखते हैं।
फर्स्ट इज एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। ये देखिए जो भी रेवेन्यू होगा और जो कैपिटल का उसके जो रिसिप्ट्स होंगे टोटल, वो सारी चीज़ों के एस्टिमेट्स होंगे। वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जा सकता है उससे रिलेटेड कुछ वेज, कुछ मेथड्स, कुछ आइडियाज होंगे। ओके, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कौन कौन से एस्टिमेट्स होंगे, कैसे उसे पैसा खर्च किया जाएगा, उससे जुड़ी कुछ बातें होंगी। डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो भी एक्चुअल रिसिप्ट्स होंगे, एक्सपेंडिचर होंगे ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजंस फॉर एनी डेफिसिट्स और एनी सरप्लस इन दैट ईयर, यानी कि जो एक्चुअल रिसिप्ट है, अगर हम क्लोजिंग ईयर की बात करें, कितना रिसीव हुआ है, कितना खर्च हुआ है, वो सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहेगा। प्लस कोई रीज़न अगर हो, कोई भी अगर डेफिसिट हो गया हो, यानी कि जितना एस्टिमेटेड हुआ हो और ओरिजिनल उसके बीच में कोई डिफरेंस आ गया है, कोई डेफिसिट आ गया है, या फिर कोई सरप्लस हो गया, ज़्यादा हो गया है, तो वो डेफिसिट सरप्लस का रीजंस भी मेंशन रहता है इन द बजट ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, एंड फाइनली इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इन द कमिंग ईयर्स, लाइक जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज होंगे अगले साल के लिए, वो सारे भी हमारे बजट में मेंशन होते हैं। जैसे कि टैक्सेशन रिलेटेड हो गया, आपकी स्पेंडिंग्स, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, न्यू प्रोग्राम्स, उससे जुड़ी सारी जो प्रोविजंस होते हैं वो सारे हमारे बजट में रहते हैं। ओके, सिंपल अगर हम बात करें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के अलावा ये सारी चीज़ें भी कवर किए जाते हैं इन द बजट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ 2 बजट्स। ओके, नॉर्मली अगर हम बजट्स की बात करें उससे कैटेगरीज क्या है, 2 बजट्स, 2 टाइप्स के, द रेलवे बजट एंड द जनरल बजट। ओके, तो ये जो है रेलवे बजट एज वेल एज जनरल बजट। आगे देखते हैं। While the former consists of the estimates of receipts and expenditure of only the Ministry of Railways and the latter of the estimates of receipt and expenditure of the rest all ministries। देखिए जैसे कि हमने देखा कि जो बजट है वो 2 टाइप्स के हैं, रेलवे बजट और जनरल बजट। तो रेलवे बजट जो होता है इसमें क्या होता है कि सारे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री के ही सारे रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर रहेंगे और उससे जुड़ी प्रोविजंस। और जो जनरल एक्सपेंडिचर, सॉरी जनरल बजट होंगे, उसमें एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर और ऑफ ऑल रेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्रीज, बाकी सारे मिनिस्ट्रीज के होंगे। तो ये जो सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। ओके, ड्यूरिंग their range during their period। ओके, देखिए द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट इन 1921, यानी कि बेसिकली ये जो है 1921 में सेपरेट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्वर्थ कमेटी। ये याद रखना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कमेटी के नाम पूछे जाएंगे। एक्वर्थ कमेटी, ये कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो हमारा रेलवे बजट है वो जनरल बजट से सेपरेट किया गया था इन द ईयर 1921। ये याद रखिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, In August 2016, the central government decided to merge the railway budget into the general budget। जो हमारा रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग था, जो कि 1921 में अलग किया गया था, उसे फाइनली मर्ज कर दिया गया। कब? अगस्त 2016 में। ओके, और इससे जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिए फ्रेंड्स, जो हमारे अरुण जेटली जी हैं, ही वॉज द लास्ट एंड द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू रिप्रेजेंट द बजट इन दिस आइदर ऑफ दिस 2 वेज। यानी कि जो हमारे सेपरेट बजट होते हैं, रेलवे बजट और जो जनरल बजट, ये जो सेपरेट होते हैं, सेपरेट में भी जो एंड में, यानी कि लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट, बोथ द बजट्स इन डिफरेंट, दोनों बजट जो प्रेजेंट किए थे वो भी थे अरुण जेटली। और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में मर्ज कर दिया गया, जो मर्जर बजट था, ओके, उसको भी प्रेजेंट करने वाले फर्स्ट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हैं अरुण जेटली जी। ओके, ये याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके, जो कि 2016 में मर्ज हुआ था। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। वो जो हमारे बजट के बाद अभी हमने डिस्कशन की जो भी सारी प्रोविजंस, उससे जुड़ी कुछ और बातें जान लेते हैं प्रोविजंस। ओके, देखिए The President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before the House of Parliament statement of estimated receipts and expenditure of the Government of India। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोविजन है, ये मेंशन है, जो हमारे राष्ट्रपति होंगे ये हर साल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स होंगे वो प्रेजेंट करेंगे बिफोर द हाउस। यानी कि ही शुड कॉज टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने रखना है। ओके, ये याद रखिए। नो डिमांड्स फॉर द ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर कोई डिमांड, ग्रांट के लिए कोई डिमांड करना चाहते हैं, यानी कि कोई ग्रांट चाहते हैं, देन इन दैट केस द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मस्ट। प्रेसिडेंट के जो हमारे राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन की जरूरत होती है, उनके रिकमेंडेशन के बिना ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ग्रांट के लिए डिमांड नहीं किया जा सकता। नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। जो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे कोई भी मनी हम विड्रॉ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर द अप्रोप्रिएशन ऑफ लॉ, यानी कि जो रूल्स
मेंशन है, जो मेथड्स हैं, जो लॉ में मेंशन है, उसके हिसाब से हमें जाके ही कुछ हम विड्रॉ कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, तो ये भी उसका एक प्रोविजन है। नो मनी बिल इम्पोजिंग टैक्स शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, जो कि कोई अगर टैक्स इम्पोज करने वाला कोई बिल हो, यानी कि टैक्स इंट्रोड्यूस करने वाला कोई बिल हो, मनी बिल हो, तो उस टाइप का बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर उस टाइप का कोई बिल इंट्रोड्यूस करना हो तो पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। ओके, राष्ट्रपति जी का रिकमेंडेशन लेने के बाद ही हम एक टैक्स इम्पोजिंग मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। एंड इट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी मनी बिल हमारे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए ये पर्टिकुलरली प्रायर रिकमेंडेशन के साथ इंट्रोड्यूस होगा और ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ओके, फिफ्थ प्रोविजन, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जो टैक्स होगा वो इट कैन नॉट बी लेविड, यानी कि इम्पोज नहीं किया जा सकता और कलेक्ट भी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग जिसे भी ये ऑथराइज्ड है, यानी कि जिसे भी परमिशन है, सिर्फ वही, यानी कि वही ऑफिशियल, वही अथॉरिटी के अलावा कोई दूसरा टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते और कलेक्शन भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, और क्या प्रोविजंस है? पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबोलिश ए टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट। ये इंपॉर्टेंट, जो हमारे पार्लियामेंट है वो रिड्यूस कर सकते हैं और हटा सकते हैं टैक्स को। ओके, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर कंप्लीटली एबॉलिश कर सकते हैं, बट उसे बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाने की पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिफाइंड द रिलेटिव रोल्स ऑफ बोथ द हाउसेज विद रिगार्ड टू द एनेक्टमेंट ऑफ ए बजट। जब भी बजट का एनेक्टमेंट होता है उसमें जो हमारे दोनों हाउसेज होते हैं उनके रोल्स का क्लियर डिस्क्रिप्शन है। ओके, क्लियरली वो डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखते हैं क्या क्या सारे पॉइंट्स हैं उसमें। ए मनी बिल डीलिंग विद टैक्सेशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अभी हमने जैसा कि देखा, कोई भी मनी बिल जो कि टैक्स से रिलेटेड हो वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। जो भी डिमांड होगा ग्रांट्स के लिए, ओके, उसमें राज्यसभा का वोटिंग राइट्स नहीं है। द राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट्स। इट इज एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। सिर्फ लोकसभा ही उस पर वोटिंग कर सकता है डिमांड ऑफ ग्रांट्स में, याद रखिए। द राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन 14 डेज। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कशन किया है रिगार्डिंग मनी बिल्स। उसमें जो होता है क्या कि जब भी लोकसभा से मनी बिल ट्रांसफर किए जाते हैं राज्यसभा में, दे शुड रिटर्न द मनी बिल विथ और विदाउट रिकमेंडेशंस विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर उसे रिटर्न करना होता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं देन इट इज कंसिडर्ड टू बी पास्ट। ओके, ये पॉइंट है रिगार्डिंग द रोल्स ऑफ द हाउसेस। नेक्स्ट, the estimates of expenditure shall show separately the expenditure charged on the consolidated fund and the expenditure made from it। ये देखिए, जो हमारा consolidated fund के ऊपर का जो एक्सपेंडिचर होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होता है जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जब भी बजट बनाया जाएगा, बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उस केस में क्या होगा, द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी एस्टिमेट होंगे एक्सपेंडिचर के, दिस शैल शो सेपरेटली पूरा क्लियरली डिनोट होना चाहिए। कौन से? द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, जो चार्ज एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर, एंड द मेड एक्सपेंडिचर जो है। दो तरह के एक्सपेंडिचर क्लियरली मेंशन होने चाहिए। ओके, कितना चार्ज किया गया था और कितना यूज किया गया और कितना खर्च किया गया, वो सेपरेटली मेंशन होना चाहिए इन द बजट ऑफ द पार्लियामेंट। द बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। यानी कि जो हमारा बजट बनेगा उसमें कंप्लीट डिस्टिंग्विशन होना चाहिए। किसके ऊपर? एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट, जो रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर से एक्सपेंडिचर है, और बाकी सारे एक्सपेंडिचर वो सेपरेट होना चाहिए, क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए बजट में। नेक्स्ट, फाइनल पॉइंट, द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज किए जाएंगे, अभी जैसे कि हमने देखा जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, उससे इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं हो सकता इसके ऊपर। ओके, इससे जुड़ी आगे हम डिस्कशन करेंगे अभी जो कंसोलिडेटेड फंड के चार्ज एक्सपेंडिचर है उसके बारे में। हाउएवर इट कैन बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट। सिर्फ डिस्कस्ड किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर वोटिंग राइट्स पार्लियामेंट के पास नहीं है, वोटिंग पावर नहीं है। ओके, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसके ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि द बजट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर चार्ज्ड। एक होता है चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक चार्ज अपॉन, एक मेड फ्रॉम, याद रखिए। तो इसमें क्या होता है, द चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉन वोटेबल इन द पार्लियामेंट वाइल द अदर टाइप्स हैज टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। तो हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर हैं, अभी हमने जैसे कि देखा, उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकता पार्लियामेंट में। बाकी सारे जो एक्सपेंडिचर, अदर टाइप जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड वाला जो एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर वोटिंग किया जा सकता है। ओके,
लिस्ट ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर, देखिए कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर हम वोटिंग नहीं हो सकता पार्लियामेंट, वो याद रखिए। ओके, तो इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी एक इन्हीं में से कोई भी एक चार्ज एक्सपेंडिचर का नाम दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि इसके ऊपर वोटिंग हो सकता है कि नहीं पार्लियामेंट, तो आपको याद रखना होगा कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं कौन कौन से होते हैं और उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकता पार्लियामेंट में। चलिए देखते हैं कौन कौन से चार्ज एक्सपेंडिचर हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो पहला जो है इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो हमारे राष्ट्रपति के इमोल्यूमेंट्स जो भी अलाउंसेस दिया जाता है, जो भी सैलरी दिया जाता है उसके ऊपर, वो पहला आता है चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर। एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, और उनसे उनके ऑफिस से जुड़ी जो भी सारे खर्चे होते हैं। सेकंड जो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, ओके, दैट मीन्स जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनके जो सैलरी अलाउंसेस वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर आते हैं। प्लस उनके साथ क्या होता है, जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके सैलरीज एंड अलाउंसेस भी इसके अंडर आते हैं। आगे देखते हैं सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, जो सैलरीज होते हैं, ओके, अलाउंसेस और पेंशंस इनके हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके भी सारे जो अलाउंसेस और सैलरीज चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड में आते हैं। सिमिलरली सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के भी सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनके मेंबर्स होते हैं, उनसे जुड़े भी जो सारी सैलरीज अलाउंसेस पेंशन होते हैं वो सारे भी हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ओके, उनकी जो वर्किंग से रिलेटेड, उनसे जो भी काम होंगे उससे रिलेटेड कोई भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आते हैं। द ऑफिस ऑफ कैग, कैग के जो ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, फिर यूपीएससी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, ओके, इंक्लूडिंग द सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ पर्सन वर्किंग इन दिस ऑफिसेस, तो ये ऑफिसेस में जो बाकी पर्सन्स काम करेंगे उनके सैलरीज अलाउंसेस और पेंशंस भी इसी के अंडर आते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर। ओके, द डेब्ट चार्ज फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, तो भी सारे डेब्ट होंगे, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कर्जा है, ओके, विच इज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गया, ओके, एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड सर्विस एंड रिडम्पशन ऑफ डेब्ट, और डेब्ट चुकाने का हो या कि फिर कोई भी इससे रिलेटेड, डेब्ट से रिलेटेड जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है, कहीं पे इंटरेस्ट हो गया, ओके, या फिर कोई पैसा हो गया, तो इन दैट केस ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स आर कंसिडर्ड अंडर द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, देखिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी किसी भी डिफरेंट लॉफुल एक्ट्स के लिए, अपने कुछ ये के लिए उन्हें देना पड़ता है मनी, ए पर्टिकुलर सम और पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज टू बी डन गिवन। ओके, सो इन दैट केस अगर किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड, कोई भी अवार्ड देना हो, कोई भी डिक्री यानी कि कोई भी लॉफुल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ओके, पेमेंट करना हो, किसी को कुछ देना हो ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल, तो इनके रिलेटेड अगर कोई भी सम किसी को पेमेंट करना हो, किसी भी अथॉरिटी को या फिर कहीं पे भी, देन इन दैट केस दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अपॉन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। ओके, एंड फाइनली ऑल अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट टू बी चार्ज, हो बाकी जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे जो कि हमारे चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर आएगा, तो वो सारे एक्सपेंडिचर को इसके अंडर रखा जाएगा। ओके, तो ये याद रखिए, ये जो पूरा लिस्ट है, जो भी सैलरीज हो गया, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, तो ये सारी जो एंटायर लिस्ट है ये चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड के अंडर आते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है खत्म। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, एडवांटेजेस लगा हो, देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, once again.